अग्निपथ योजना को लेकर महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में अग्निवीर गोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करते हुए कहा कि यह युवाओं व देश हित में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। महेंद्रगढ़ में आज पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर अग्निवीर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद व रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के पहुंचने पर पूर्व मंत्री व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जनरल डीपी वत्स ने अग्निपथ योजना को देश हित में सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा, युवाओं को भ्रमित होने की बजाय आगामी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो फौज की नौकरी करने के काबिल नहीं, क्योंकि सेना के जवान में अनुशासन व आत्मसंयम का होना बहुत जरूरी है। इस योजना से सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि देश का रक्षा तंत्र और मजबूत होगा। अग्निपथ स्कीम को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भी सराहा है। मेरिट के आधार पर देश भर के युवा इस योजना में भाग लेकर हिस्सा बन सकेंगे। कोई जात पात या धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात उनको कौशलता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। सेवा समाप्ति के पश्चात स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भविष्य में उनके लिए रोजगार के रास्ते भी खोलेगा। इस मौके पर पूर्व शिक्षा रामविलास शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना का युवा विरोधी नहीं कर रहे, बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। युवा तो इस योजना को अपना चुका है। भारतीय वायुसेना में 3000 पदों पर निकली भर्तियों के लिए अब तक 2,60,000 आवेदन पत्र आ चुके हैं। देश हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को विपक्षी दल कभी भी कमजोर नहीं कर सकते हैं। मीडिया के और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सहायकार बंधुओं, जैसा कि आपने देखा कि जब से अग्निपथ और अग्निवीर योजना का या स्कीम का माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ बैठ के इस योजना को लागू किया या ये घोषणा की, उसी वक्त से अपोजिशन पार्टीज ने खासकर बिहार में और पूरे देश में माहौल खराब किया और बहुत ही अफवाहें फैलाई। उसके नतीजा ये हुआ कि बिहार में देश की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, सिकंदराबाद में भी पहुंचाया गया। समाज में और सेना में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई इस अग्निवीर को लेके, और ऐसा सा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे सेना को बेच दिया। ये बहुत ही गलत अफवाह फैलाई गई। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1988 से और फिर 1988 में रैना कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और फिर जो 1999 में लड़ाई हुई करगिल की, उसके बाद करगिल कमेटी की रिकमेंडेशन थी सैन्य सुधार करने। वो सैन्य सुधारों में ये भी रिकमेंडेशन थी कि सेना का जो औसतन एज है उसको घटा के कम लाया जाए, कि जो दुनिया की बाकी सेनाएं हैं वहाँ पे औसतन एज कम की हुई है। तो हमने सारे मॉडल स्टडी किए, रिकमेंडेशन जो करगिल रिव्यू कमेटी स्टडी की, रैना कमेटी की 2 साल तक स्टडी किए, तभी तो तीनों सर्विस चीफ रक्षा मंत्री जी के साथ बैठे, सीनियर अफसरान भी मीडिया पे आए, और इस फौज की कई दिन से चल रही इस योजना को कार्यरत करने की अनाउंसमेंट की गई। उसमें सबसे नज़दीक हमारे जो विदेश की योजना बैठती है ठीक, उसमें इजराइल की है, जहाँ कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है और 32 महीने तक वहाँ का नागरिक सर्विस करता है।
इसका मुख्य कारण ये भी है कि 1971 के बाद हमने जो जज किया उसमें सेना 80% पुलिस के काम में ज़्यादा रत रही। जो सेना का काम बॉर्डर डिफेंस है। क्यों? क्योंकि तीनों ताकतें अब एटमी ताकतें हो गई हैं, तो उसमें कन्वेंशनल बॉर्डर की लड़ाई बैक ग्राउंड में चली गई और ये नया स्वरूप युद्ध का आ गया, जिसको कहते हैं इंसर्जेंसी, हाइब्रिड वारफेयर, कहीं नक्सलवाद, कहीं ईस्टर्न यानी कि पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी, कश्मीर में, पंजाब में भी रही, जो कि पुलिस का काम है। और ये देखिएगा कि जंग अब टोटल होगी, सिर्फ सेना का काम नहीं रहा, जंग हर एक नागरिक को लड़नी पड़ेगी। तो हमने भी डिसाइड किया कि पूरे समाज का सैन्यकरण करो, सैनिकीकरण करो, पूरी सिविल फोर्स यानी पैरा मिलिट्री, क्योंकि साइमल्टेनियसली फौज तो पुलिस का काम कर रही है, मगर पुलिस भी बॉर्डर पे बीएसएफ, एलसी पे आईटीबीपी भी मैन करती है। तो इसका और समन्वय किया जाए। तो फौज ट्रेन करके, मैं कहता हूँ इसको पेड ट्रेनिंग होगी। पहले तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद यूनिट में भी ट्रेनिंग होती रहती है। उसके साथ साथ उनका शैक्षणिक स्तर भी बढ़ाओ। मैट्रिक है तो 12th यानी +2, और +2 है तो ग्रेजुएशन, साथ में ट्रेड का डिप्लोमा दे के, साथ में ब्रिज कोर्स दे के, उनमें से 75% ऐसी स्कीम है कि वापस आए और सिविल में नौकरी करें। उसके लिए सरकार ने इकदाम किए, कदम उठाए कि 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन करो। सेना ने भी ये कहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उद्यम हैं, यानी कि डॉकयार्ड्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और सिविल सेवाएं डिफेंस में, उनमें भी हम इनको प्रेफरेंस देंगे, इनकी रिजर्वेशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने कहा कि हम भी इनको मर्चेंट नेवी तक में लेंगे, अग्निवीरों। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, हमारी जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स वो आगे आई कि अपनी स्टेट का हम एक भी अग्निवीर अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देंगे। और मेरी भी डिस्कशन हुई माननीय खट्टर साहब से, योगी जी ने भी अनाउंस किया, यानी सभी सरकारों ने अनाउंस किया जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, कि अग्निवीर को हम नौकरी देंगे कैटेगरी सी या ग्रुप सी में। तो ये मुद्दा उठाया था कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, वो तो एड्रेस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये एक योजना है, पहले भी रिक्रूटिंग पॉलिसी तो नहीं बदली है, रिक्रूटिंग पॉलिसी तो वही रहेगी, रैलियाँ होंगी, साथ में भाग दौड़, मेडिकल फिटनेस सारा होगा, मगर टर्म्स ऑफ सर्विस ये जरूर बदला। जवानों में, अफसरों में तो पहले भी था, 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन, इमरजेंसी कमीशन भी हुए हुए। आपको पता होगा कि हमारे शॉर्ट सर्विस अफसर तो हरियाणा में आके कैप्टन महेंद्र सिंह मलिक, डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक बने, कैप्टन अजीत सिंह भाटोटिया ग्रेनेडियर्स के थे, वो डीजीपी अजीत सिंह भाटोटिया बने पुलिस के, और कुंवर निर्मल सिंह कैप्टन जाट रेजिमेंट के थे, वो भी डीजीपी बने। ये अब जवानों में लागू की ये स्कीम, ताकि सिविल नौकरियों का, खासकर पुलिस एंड पैरामिलिट्री सर्विसेज में भी सैनिकीकरण और सेना में ट्रेंड आदमी ज्वाइन करें। ऐसा पहले भी होता रहा है, वाइज रेजिमेंट भी होती थी, उससे जो भर्ती हो जाते थे फौज में वेल एंड गुड, फिर सिविल में आ जाते थे, नौकरी करते थे। पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी को रेज किया गया तो ये सारी फौज से ही थी, लेटरलाइजेशन थी। तो ये मॉडर्न वारफेयर सिचुएशन जिसका नाम है, और दुनिया के जगह जगह जो हो रहे हैं, खासकर इजराइल की सिचुएशन हमसे मिलती है, हम भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं, वो अपने से
30 गुने बड़ा दुश्मनों से घिरे हुए हैं। उसको देखते हुए सिविल में भी मिलिट्री ट्रेंड, क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है, 140 करोड़ के करीब है, तो हमारे लिए स्वैच्छिक ही काफ़ी है। तो स्वेच्छा से ये अग्निवीर आएंगे। अग्निपथ उस योजना का नाम है, स्कीम का नाम है। ये लागू किया गया। उसमें लोगों को कुछ शंकाएं हैं। उन शंकाओं को दूर करने के लिए जो हमारे सैनिक हैं बीजेपी में और जो इन जैसे विश्व में, उनको काम दिया गया कि एक बात मैं कहूँगा, किसान कानून, जब यूक्रेन की लड़ाई होगी और गेहूँ की डिमांड बढ़ गई डॉलर्स में, और हरियाणा के किसानों ने वहीं स्टोर सिलोज में जाके गेहूँ बेची और कहते हैं गलती होगी, ये तो कानून होने चाहिए थे। तो वही बात ये है कि अगर वो कानून लागू रहते ना, तो आज गेहूँ खेत में खड़ी डॉलर के भाव बिकती, पाउंड स्टर्लिंग में बिकती। वही ये योजना है। इसमें सारे समाज का सैनिकीकरण हो रहा है, सैनिकरण, ट्रेनिंग दी जा रही है, वैकेंसियाँ बढ़ाई जा रही हैं, उसको ब्रॉड बेस किया जा रहा है। एक पेड ट्रेनिंग है, उससे नो हाउ बढ़ाई जा रही है। टेक्निकल लोगों को आगे, क्योंकि ड्रोन युद्ध हो गया, सारा साइबर वारफेयर हो गया, इसमें ट्रेंड लोगों को, कंप्यूटर सावी और फिट बच्चों को, यानी होश और जज्बा और जुनून, यानी कि जोश अग्निवीर और होश जो फौज में बाकी एनसीओ, देशियो और अफसरान, उसके रेशियो को ठीक किया जा रहा है। और उसमें भी हम कहते हैं कि ये समीक्षा आए साल होती रहेगी। ऐसे हालात में लोगों में भ्रम पैदा करना, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से रिप्लाई करूँ। सर, जिस प्रकार से बीजेपी युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी युवा नहीं समझ रहे हैं। हर जगह जगह आप ये गोष्ठियाँ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो युवा है रोड के ऊपर ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखो, युवा समझ गए। बिहार में जो आए थे, वैसे वैसे जो देश की संपत्ति, तो मोदी जी की संपत्ति तो नहीं थी, वो तो देश की संपत्ति है, उसको जलाया, हजारों करोड़ की संपत्ति जला दी। उसका मेरा जवाब ये है कि एयरफोर्स की 3000 वैकेंसियाँ अभी निकली हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी है, और ये कैप्टन साहब बता रहे थे कितनी होगी, कल तक 2 लाख से ऊपर हो गई। 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आ गई। तो युवा तो तैयार हो गया। मैंने दौड़ करते हुए देखे, रास्ते में आते हुए दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये तो कांग्रेसी नहीं मान रहे। और जो युवा देश की संपत्ति को जलाते हैं, वो तो फौज के काबिल भी नहीं है। फौज में तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। ये मैं युवाओं को बताया पूरा हिसाब किताब कि फौज से पहले तो हम समीक्षा करेंगे उनकी वहाँ ज़रूरत है कितनी है, और सिविल में भी आए तो उनको नौकरी मिलेगी, ऐसी ही नौकरी मिलेगी जैसी फौज में। तो मैं तो कहता हूँ युवा तो मान रहे हैं, अपोजिशन नहीं मान रहे। तो जैसे 4 साल का जो इनका समय, कुछ समय को बढ़ाने की भी बात कही जा रही है कि दोनों को बैठ कर सामंजस्य से 4 साल से ज़्यादा का समय कर दिया जाए। उसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे सेना के लिए अभी भी रिजर्वेशन है सिविल में 10%, और मैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैंने तो वैकेंसीज भरी भी हैं। सिविल में नौकरी के लिए भी एक एज होती है। अब कहते हैं कि सेना की कुछ रिजर्वेशन खाली भी रह जाती हैं, वो उस एज में फौजी आता है 1 रैंक 1 पेंशन लेके, कि वो सिविल में उसकी एज, हालांकि 10 साल का, इनमें भी हम 5 साल का रिलीफ दे रहे हैं कि सिविल में आने के बाद भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी सेटल होने के लिए। मगर फिर भी एक यंग एज में ही हम ट्रेंड सोल्जर को सिविल में और पैरामिलिट्री फोर्सेस
बाकी तो मैंने कहा वी आर एमेनेबल टू नीड्स ऑफ द मिलिट्री सर्विस। समीक्षा का मतलब यही होता है जो आप कह रहे हैं। ऐसा कि युवा जो है ना अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि एक आम आदमी भी जब इस बात को सोचता है ना कि जैसे आपने एज रखी 18 से 21, फिर आपने उसको एक्सटेंड भी किया, तो इसके बाद वो 4 साल के बाद कहाँ चला जाएगा? क्योंकि जो आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है आपकी जिन स्टेट में है, उन्होंने किसी ने तो कहा है कि 10% कोटा दे देंगे, 15% कोटा दे देंगे। अब सारे युवा तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप उल्टा समझ के आप कैलकुलेट करो। पहले तो सेंटर की मिनिस्ट्रियाँ, होम मिनिस्ट्री देखो, बीएसएफ सीआरपीएफ में कितनी नौकरियाँ हैं? खाली 1.5 लाख वैकेंसीज। सेंटर की डिफेंस मिनिस्ट्री में भी सिविलियन है, डॉकयार्ड्स हैं, डिफेंस पीएसयू या निगम्स हैं। मैं तो कहता हूँ वो सेंटर में निकलेंगे 1 साल में 50,000, 4 साल तो निकले ही नहीं गए, यानी 2 लाख लोग फौज को एक्स्ट्रा ही मिल गए, सारी वैकेंसी भर गई। 4 साल के बाद निकलना शुरू हुए, उस निकलना शुरू हुए में 50,000 में से आज के मुताबिक देखा जाए तो 12,500 तो फौज में ही रह गए, अब रह गए 38,000। उनको आप एडजस्ट करना शुरू करो। मैं कहता हूँ स्टेट्स के लिए ही नहीं बचते, वो सेंटर की नौकरी में ही एडजस्ट हो जाएंगे, मगर लोग प्रेफर स्टेट करेंगे। तो वो कभी ऐसा ना हो कि हमारे फौजी एक ऑप्शन लें कि नहीं जी हम तो सिविल में जाएंगे। वो इसलिए फौज की नौकरी को हम फिर भी बेहतर ही रखेंगे, मगर रोड पे नहीं रहेगा कोई भी। अगर मुख्यमंत्री कह रहा है, योगी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, तो उसमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। थैंक यू सर। और आज हमारे बीच में भारत की सेना के रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स, मेंबर पार्लियामेंट, मेरे बड़े भाई आज एक संगोष्ठी को संबोधित करने महेंद्रगढ़ में पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन है। तो ये कांग्रेस कोई गाली देने का बहाना, केवल नकारात्मक। हम बीजेपी के लोगों ने 60 साल अहम भूमिका निभाई विपक्ष में बैठ करके। उस संबंध में आर्मी के सबसे बड़ी पोस्ट पर काम कर चुके जनरल डीपी वत्स अधिकार वाणी से आपको संबोधित कर। 46 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए ना, महेंद्रगढ़ में भी चुनाव हुए ना, अब कमल को फूल खिलाए। आने वाला समय हम बीजेपी के लोग आशावादी। देवेंद्र फडणवीस सबसे कामयाब मुख्यमंत्री रहा, 53 साल का जवान छोरा, 120 एमएलए का नेता है। शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने, कप्तान गणराज जी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होगा, मैं डिप्टी सीएम। ये कमाल बीजेपी में हो सकता है आने वाले 20 साल में। आप चिंता मत करो, इनको, अग्निवीरों को सबको अकोमोडेट कर